नमस्कार, न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है। और सबसे पहले रोज की तरह आपको बताऊं कि आज कौन कौन सा चैप्टर खोलने वाला हूं। इधर पीएम मोदी को ट्रंप की चिट्ठी आई, उधर मुस्लिम देश के राष्ट्रपति मिलने आ गए। मोदी के दोस्ती के पीछे क्या खेल है, आज इसके बारे में बात होगी। ट्रंप के 25% टैरिफ के जवाब में मोदी ने लगा दिया 30% का टैक्स। भारत का वो जवाब कि अमेरिका में हड़कंप कैसे मच गया दिखाऊंगा। पीएम मोदी का मुस्लिम भाई आया है, खुद एयरपोर्ट चले गए मोदी। पाकिस्तान को झटका कैसे लगा यह भी बताऊंगा। साथ ही पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में बुलडोजर एक्शन का सच क्या है। मणिकर्णिका घाट पर कौन झूठ फैला रहा है। हिंदुत्व का परचम लहराते मोदी पर एआई वाले फर्जी वीडियो से हमला। राहुल और अखिलेश की टीम पर एक्शन हो गया है क्या। 150 करोड़ की शादी, भारत का लहंगा साड़ी। भिखारी पाकिस्तान में मरियम नवाज की बहू ने क्या किया कि हंगामा मच गया। पाकिस्तानी आटे के लिए लड़ मिट रहे, उधर शहबाज मुनीर करोड़ों की शादी में बिरयानी उड़ाकर क्यों चिढ़ा रहे हैं, आज यह भी आपको दिखाऊंगा। और होटल में बंद शिंदे के पार्षद उद्धव अपना मेयर बनाने की जुगाड़ में। मुंबई में मोदी फडणवीस का प्लान तैयार है क्या। उद्धव और राज ठाकरे का पैकअप होने के पहले आखिरी दाव, मुंबई में क्या गजब हो रहा है वो भी आपको दिखाऊंगा। और आखिर में होगा हमारा स्पेशल सेगमेंट सोचा है कभी। भगवान शिव के हाथ में जो त्रिशूल मौजूद होता है, उस त्रिशूल का नाम क्या है, सोचा है कभी, यह भी आज आपको बताऊंगा। लेकिन पहले दिन भर की बड़ी खबरों का रिवीजन, उसके बाद पहला चैप्टर। नोएडा में युवराज मेहता की मौत के मामले में नोएडा अथॉरिटी के सीईओ एम लोकेश को हटा दिया गया है। 27 साल के सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता अपनी कार समेत उस जगह पर गहरे पानी के गड्ढे में गिर गए थे, जहां पर एक मॉल के बेसमेंट का काम चल रहा था। खुद को बचाने के लिए युवराज करीब 2 घंटे तक गहरे पानी में संघर्ष करते रहे। अपने पिता को फोन किया, युवराज कार की छत पर आकर मदद मांग रहे थे। पिता ने पुलिस वालों को बुलाया, पुलिस वाले और फायर ब्रिगेड वाले पहुंचे भी और एसडीआरएफ की टीम भी पहुंची, लेकिन कोई उन्हें बचा न सका। कार की छत पर युवराज करीब 90 मिनट तक रहे, फिर पानी कार में भरने लगा और धीरे धीरे कार डूब गई। युवराज की डूबने से मौत हो गई। 5 घंटे बाद युवराज की डेड बॉडी वहां से निकली। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया कि युवराज के फेफड़ों में पानी भर गया। इंजीनियर युवराज के पिता ने बताया कि उनके सामने उनका बेटा कह रहा था कि पापा बचा लो। सोचिए क्या स्थिति रही होगी कि 1.5 घंटे तक वो बेचारा जिंदा रहा लेकिन बच नहीं पाया। युवराज ने फोन की टॉर्च जला रखी थी, लोगों से मदद मांग रहा था। सामने लोग दिख रहे थे लेकिन कोई उसको बचा ना सका। गड्ढे में लोहे की सरिया, दूसरा मलबा और ठंड की वजह से पुलिस वाले और फायर ब्रिगेड वाले उसमें कूदने से कतरा रहे थे। हालांकि पुलिस का कहना है कि सीढ़ी, क्रेन, सर्चलाइट जैसे उपकरणों का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन घना कोहरा होने की वजह से कुछ नहीं दिख रहा था। रस्सी मंगवाई गई, क्रेन मंगवाई गई, लेकिन कुछ काम नहीं आया। गोताखोर भी वहां नहीं थे। इस मामले में 2 बिल्डरों पर केस दर्ज किया गया है, जबकि नोएडा ट्रैफिक सेल विभाग के जूनियर इंजीनियर को निलंबित कर दिया गया है। उन्नाव गैंगरेप मामले में सजा काट रहे कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली हाईकोर्ट से झटका लगा है। सेंगर ने दुष्कर्म पीड़िता के पिता की मौत के मामले में 10 साल की जो सजा मिली है, उसको निलंबित करने की याचिका लगाई थी। अदालत ने इस याचिका को खारिज कर दिया। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट की तरफ से कुलदीप सेंगर को मिली जमानत भी रद्द कर दी थी। सोने और चांदी के दाम रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। आज चांदी के भाव में एक झटके में लगभग 13,000 रुपए का उछाल आया, जिसके बाद चांदी 3 लाख रुपए के पार पहुंच गई। वहीं सोने का भाव भी 1,45,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। मुलायम सिंह के छोटे बेटे प्रतीक यादव ने अपर्णा यादव से तलाक लेने का ऐलान किया है। प्रतीक यादव ने अपर्णा पर परिवार के साथ रिश्ते बिगाड़ने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मैं बदकिस्मत था कि मेरी शादी उससे हुई। अपर्णा यादव इस वक्त यूपी राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष है। पटना में नीट छात्रा की मौत के मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। पीड़ित छात्रा के मोबाइल लोकेशन से पता चला है कि वो 5 जनवरी को जहानाबाद से पटना गई थी। हॉस्टल मालिक की लोकेशन भी उसी रूट पर ट्रेस हुई है। इस मामले में एसआईटी ने 3 लोगों को हिरासत में लिया है। आईसीसी ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को अल्टीमेटम दिया है कि और 21 जनवरी तक बताने को कहा है कि उनकी टीम भारत में T20 वर्ल्ड कप मैच खेलेगी या नहीं खेलेगी। इससे पहले बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने खिलाड़ियों की सुरक्षा का हवाला देते हुए भारत के बाहर मैच कराए जाने की मांग की थी, जिसे आईसीसी ने नकार दिया था। तो यह हो गया दिन भर का रिवीजन ऑफ पाठशाला की पहली क्लास। इधर पीएम मोदी को ट्रंप की चिट्ठी आई, उधर मुस्लिम देश के राष्ट्रपति भारत मिलने आ गए। मोदी की दोस्ती के पीछे क्या खेल चल रहा।
ट्रंप के 25% टैरिफ के जवाब में मोदी ने लगा दिया 30% टैक्स। भारत का वो जवाब कि अमेरिका में हड़कंप मचा है। पीएम मोदी का मुस्लिम भाई आया, खुद एयरपोर्ट चले गए मोदी। पाकिस्तान को कैसे झटका लगाया, आज आपको ये सब दिखाने जा रहा हूं। इस वक्त भारत को लेकर दुनिया में गजब की हलचल मची हुई। आप देखिए कि पीएम मोदी को डोनाल्ड ट्रंप की चिट्ठी आई है और उधर आज ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए मुस्लिम देश यूएई के राष्ट्रपति अचानक दिल्ली आ गए। यूएई के प्रेसिडेंट का अचानक दिल्ली आना सबको चौंका रहा है, क्योंकि यूएई के राष्ट्रपति सिर्फ 2 घंटे के लिए भारत आए। बॉस, मात्र 2 घंटे के लिए यूएई के राष्ट्रपति आए और पीएम मोदी से मिले, और जैसे मिले उसकी तस्वीरें दुनिया भर में चर्चा का विषय बन गई। प्रधानमंत्री मोदी उन्हें खुद रिसीव करने एयरपोर्ट चले गए। यूएई के राष्ट्रपति ने यहां आकर पीएम मोदी से मुलाकात की, बात की और 2 घंटे बाद चले भी गए। अब सवाल उठ रहा है कि इस 2 घंटे में क्या खेला हुआ बॉस? अचानक ऐसा क्या हुआ कि यूएई के राष्ट्रपति 2 घंटे के लिए पीएम मोदी से मिलने आ गए? डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी को कौन सी चिट्ठी लिख दी है? यूएई के राष्ट्रपति का 2 घंटे के लिए नरेंद्र मोदी से मिलने के आने का पाकिस्तान का से कौन सा कनेक्शन है, आज आपको यह भी बताऊंगा। डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी को किस मकसद से चिट्ठी लिखी और डोनाल्ड ट्रंप की मोदी को चिट्ठी से पाकिस्तान कैसे फंस गया है, आज यह भी आपके लिए लाया हूं। साथ ही ट्रंप के 25% टैरिफ के जवाब में मोदी ने कैसे वो जवाब दिया कि अमेरिका में हड़कंप मचा है। ट्रंप ने यूरोप से ग्रीनलैंड छीन लेने का कौन सा प्लान बनाया है। कैसे ट्रंप के दोस्त ही कह रहे हैं कि भाई ये तो किसी के भरोसे के लायक नहीं है। अगर यूरोप के हाथ से ग्रीनलैंड चला गया ट्रंप के पास, तो कैसे भारत का भी बड़ा फायदा हो जाएगा। कूटनीति के इस मैदान में गजब हलचल मची हुई है। एक एक डिटेल आपको बताऊंगा, लेकिन पहले एक झलक देखिए। If we don't take Greenland, Russia or China will. But one way or the other, we're going to have Greenland. Poland should display zero tolerance for terrorism and not help fuel the terrorist infrastructure in our neighborhood. डोनाल्ड ट्रंप ने अचानक पीएम मोदी को कौन सी चिट्ठी लिख दी और इस चिट्ठी से पाकिस्तान कैसे फंस गया, ये तो आगे बताऊंगा। लेकिन पहले आज की सबसे हैरान करने वाली खबर के बारे में बताता हूं। आज लोग तब चौंक गए जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए अचानक यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद दिल्ली आ गए। ये तस्वीरें आप देखिए। पीएम मोदी भी यूएई के राष्ट्रपति को रिसीव करने सीधे एयरपोर्ट पहुंच गए और गले मिलकर उनका जबरदस्त स्वागत किया। मुस्लिम देश यूएई के नेता को पीएम मोदी ने रेड कारपेट वेलकम दिया। एयरपोर्ट पर उनके स्वागत में एक छोटा सा कार्यक्रम भी रखा गया। इसके बाद पीएम मोदी ने यूएई के राष्ट्रपति को अपनी कार में बिठाया और दोनों नेताओं ने साथ में सफर किया। ये तस्वीरें देखिए। ये पीएम मोदी की कार डिप्लोमेसी की एक और तस्वीर है। इससे पहले रूस के राष्ट्रपति पुतिन जब पिछले साल दिसंबर में भारत आए थे, तो उन्होंने भी पीएम मोदी के साथ एक कार में सफर किया था। अभी हाल ही में भाई जर्मनी के चांसलर नहीं आए हुए थे, तो वो भी भारत दौरे पर आए, तो पीएम मोदी के साथ कार में घूमे। तो पीएम मोदी की कार डिप्लोमेसी जो है वो लगातार सुर्खियां बटोर रही है। एयरपोर्ट पर स्वागत के बाद पीएम मोदी यूएई के राष्ट्रपति को सीधे अपने घर लेकर चले गए। वहां दोनों नेताओं ने कई मुद्दों पर बातचीत की है और खास बात यह है कि जब पीएम मोदी ने यूएई के राष्ट्रपति को रिसीव करने की तस्वीरें साझा की, तो उन्होंने लिखा क्या? उन्होंने लिखा कि मैं अपने भाई को लेने खुद एयरपोर्ट आया हूं। तो मुस्लिम भाई जो मैं कह रहा था, वो हम नहीं कह रहे हैं, नरेंद्र मोदी कह रहे हैं भाई कि मैं अपने भाई को लेने एयरपोर्ट आया हूं। सोचिए कैसे करीबी रिश्ते हैं उनके और यूएई के राष्ट्रपति के। पीएम मोदी ने कहा कि यूएई के राष्ट्रपति की यह विजिट भारत और यूएई की मजबूत दोस्ती को दिखाता है। यानी पीएम मोदी ने डंके की चोट पर बताया कि यूएई के राष्ट्रपति उनके भाई की तरह हैं और यूएई और भारत की अटूट दोस्ती। पीएम मोदी की दोस्ती का आप दम देखिए कि यूएई के राष्ट्रपति को पीएम मोदी ने बुलाया, वो समय कम होने के बावजूद आ भी गए। 2 घंटे के लिए वो भारत आए। वो शाम करीब 4:20 पर दिल्ली पहुंचे और 6:05 पर चले भी गए भाई साहब। यानी करीब 2 घंटे के लिए वो भारत आए थे। कायदे से 2 घंटा भी नहीं हुआ भाई। और इसलिए इस बात की बहुत चर्चा हो रही कि भाई ऐसा क्या हुआ कि यूएई के राष्ट्रपति अर्जेंट बेसिस पर भारत आए 2 घंटे के लिए। भाई कोई भी राष्ट्राध्यक्ष आता है तो पहले से प्लान बना, समय बना, चीजें तय हुई। 1 दिन तो मिनिमम लोग रह के जाते हैं। 2 घंटे
क्यों पीएम मोदी ने 2 घंटे के लिए ही सही लेकिन यूएई के राष्ट्रपति को भारत बुलाया, इसकी बड़ी चर्चा हो रही है। सवाल उठ रहे हैं कि ऐसा क्या हो गया भाई, अंदर ही अंदर क्या पक रहा है, क्या बड़ा होने वाला है? क्योंकि ऐसा तो बहुत ही कम होता कि कोई बड़ा नेता सिर्फ 2 घंटे के लिए मिलने आए और फिर वापस चला जाए। इसका मतलब यह है कि पीएम मोदी और यूएई के बीच कुछ ऐसे मुद्दों पर बात हुई होगी जो हाल फिलहाल की घटनाओं से जुड़ी, या फिर पीएम मोदी ने यूएई के राष्ट्रपति को एक जरूरी संदेश देने के लिए बुलाया होगा। लेकिन फिर सवाल है कि ऐसा क्या संदेश जो फोन पे नहीं दिया जा सकता था? ऐसी कौन सी बात जो सामने आमने सामने बैठकर होनी जरूरी थी? क्योंकि आप इस दौरे की टाइमिंग देखिए, मुस्लिम देश यूएई के राष्ट्रपति ऐसे वक्त में भारत आए जब ट्रंप के गाजा प्लान पर बात चल रही, जब अमेरिका ग्रीनलैंड पर हमले की बातें कर रहा है, जब अमेरिका और ईरान के बीच टेंशन चल रही है, जब खुद यूएई और सऊदी अरब के बीच तनाव चल रहा है। उधर पाकिस्तान इस्लामिक नेटो बनाने में जुटा हुआ है, यानी दुनिया में भयंकर उथल पुथल मची हुई है और उसके बीच भारत का रोल सबसे इंपॉर्टेंट है। हर कोई यही चाहता है कि भारत उसके साथ खड़ा रहे, फिर चाहे अमेरिका हो, यूरोप हो या फिर इस्लामिक देश हो। उधर पाकिस्तान इस्लामिक नेटो बनाने में लगा हुआ है। पाकिस्तान ने कुछ महीने पहले सऊदी अरब के साथ एक डिफेंस समझौता किया। खबर है कि पाकिस्तान इसमें तुर्की को भी शामिल कर सकता है। तुर्की, पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच इस मुद्दे पर बातचीत फाइनल स्टेज पर चल रही है। तो जैसे यूरोपीय देशों ने अमेरिका के साथ मिलकर नेटो बना रखा है, वैसे ही पाकिस्तान अब कोशिश कर रहा है कि मुस्लिम ब्रदरहुड के नाम पर इस्लामिक देशों का नेटो बना ले। सऊदी अरब और पाकिस्तान के समझौते में तुर्की के आने की संभावना ने इस्लामिक नेटो की बहस को तेज कर दिया। दुनिया की नजर इस पर लगी हुई है। वैसे तुर्की पहले ही अमेरिका के नेतृत्व वाले नेटो का सदस्य है, लेकिन ट्रंप जिस तरह से इजराइल को सपोर्ट करते हैं, जिस तरह से ट्रंप ने घमासान मचाया हुआ है, तुर्की को भी तो विकल्प देखना होगा। भाई वो कैसे कहेगा कि हम जो है वो गाजा में पीस प्लान के लिए ट्रंप की मदद करेंगे। पाकिस्तान इस्लामिक नेटो बना रहा है, लेकिन यूएई उसका हिस्सा नहीं, क्योंकि यूएई को पता है कि भिखारी देश पाकिस्तान से कुछ होना जाना है नहीं। जो खुद यूएई से पैसे मांगकर अपना काम चला रहा है, वो क्या रक्षा एग्रीमेंट करेगा बॉस? यानी यूएई ने पाकिस्तान के इस्लामिक अलायंस से अलग राह चुनी हुई। यूएई जानता है कि पाकिस्तान से जुड़ने का मतलब उसको और कर्जा ही देना होगा, क्योंकि पाकिस्तान जिससे सटता है उसके जेब में हाथ डालता है, कुछ पैसा देना भाई। भारत से जुड़ने का मतलब पता है यूएई को कि बड़ा बाजार मिलेगा, तकनीक, निवेश पर रिटर्न मिलेगा, दुनिया की बड़ी ताकत से जुड़ने का मौका मिलेगा। और यही वजह है कि यूएई भारत के साथ अपने रिश्ते मजबूत कर रहा है। दोनों देश रक्षा सहयोग को बढ़ाने पर जोर दे रहे हैं। भारत और यूएई के बीच स्ट्रैटेजिक डिफेंस एग्रीमेंट हुआ है। इसके अलावा 2032 तक द्विपक्षीय व्यापार को डबल करने यानी $200 बिलियन ले जाने का टारगेट सेट हुआ है। पीएम मोदी और यूएई के राष्ट्रपति के बीच यमन और गाजा के मुद्दे पर भी बात हुई है। साथ ही निवेश को लेकर, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को लेकर, एआई समिट, फूड सिक्योरिटी जैसे मुद्दों पर भी बात हुई। दरअसल यूएई ईरान का पड़ोसी है और किसी भी युद्ध का सीधा असर दुबई की इकोनॉमी पर भी पड़ेगा। ऐसे में यूएई अपनी अर्थव्यवस्था को डाइवर्सिफाई कर रहा है। वो अपना पैसा और व्यापार ऐसे देश में लगाना चाहता है जो स्थिर हो। भारत से बेहतर विकल्प फिलहाल कोई उसको नजर नहीं आ रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के न्योते पर यूएई के सर्वोच्च नेता का भारत आना भारत की कूटनीतिक जीत भी है। इसके अलावा ईरान इजरायल तनाव के कारण लाल सागर और हॉर्मुज स्ट्रेट में खतरा बढ़ा है। भारत को अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए यूएई से पक्की गारंटी चाहिए। भाई अमेरिका, यूएई और ईरान भिड़ गए और अगर वहां से तेल के निकलने का रास्ता बंद कर दिया ईरान ने, तो कहां से आएगा तेल? यूएई भारत के स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व का साझेदार है। इसलिए पीएम मोदी के कहने पर 2 घंटे के लिए भी अगर अल नयान यहां आए हैं तो उसके बड़े मायने हैं। इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर जो पाकिस्तान को दरकिनार करते हुए यूरोप जाने का रास्ता है, वो फिलहाल ठंडे बस्ते में। इस दौरे में इसे फिर से जिंदा करने पर बात हो सकती है, जो चीन के बीआरआई और पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट का जवाब होगा। यूएई के पास पैसा है, भारत के पास बाजार है। गल्फ में युद्ध के खतरे को देखते हुए यूएई अपना भारी भरकम निवेश भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर और शेयर बाजार में शिफ्ट करना चाहता है। यानी ये 2 घंटे की यात्रा जरूर थी, लेकिन इसके मायने बहुत बड़े थे। भारत आज की डेट में खुद डिफेंस में इतनी बड़ी ताकत बनता जा रहा है कि हमारे यहां की बनी मिसाइलें, रॉकेट और दूसरे हथियार दुनिया के देश खरीद रहे हैं। आप देखिए कि पहली बार भारत में बनी स्वदेशी पिनाका रॉकेट की पहली खेप आर्मेनिया रवाना हो गई। बड़ी बात यह है कि आर्मेनिया ने भारत से जो गाइडेड पिनाका रॉकेट्स खरीदी हैं, वो प्राइवेट सेक्टर की कंपनी सोलर डिफेंस ने बनाए। पिनाका रॉकेट का गाइडेड सिस्टम 70 किलोमीटर की रेंज में सटीक निशाना लगाता है।
पिनाका के साथ साथ भारत का स्वदेशी नागास्त्र भी बेहद सफल है, जिसने ऑपरेशन सिंदूर में आतंकी ठिकानों को नष्ट किया था। इसके अलावा भारत का प्राइवेट सेक्टर मेड इन इंडिया भार्गवास्त्र भी बना रहा है, जो दुनिया के बहुत सारे देशों के पास नहीं है। भार्गवास्त्र एक एंटी ड्रोन सिस्टम है जो एक साथ 60 मिनी मिसाइल छोड़ सकता है और ड्रोन स्वाम को धराशायी कर सकता है। नहीं, एक साथ बहुत सारे ड्रोन आ जाते हैं, सबको फोड़ देगा। सुनिए भार्गवास्त्र बनाने वाली कंपनी इसके बारे में क्या बता रही है, फिर आपको बताता हूं कि मुस्लिम भाई तो मिल के चला गया 2 घंटे में। उधर वो अमेरिका वाला भाई ट्रंप, उन्होंने चिट्ठी में क्या लिखा है बताता हूं, पहले सुनिए इसको। ये भार्गवास्त्र है सर, वो 60 मिसाइल अभी यूएस या बाकी दूसरी कंट्री ने 4 मिसाइल तक उन्होंने एक साथ वो जा सकती है, लेकिन 60 मिसाइल एक साथ काउंट माइक्रो मिसाइल एक साथ वो अटैक करे और जब चाहे तो वो एक करे, इस प्रकार का कोई सिस्टम अभी तक आज के तारीख में पूरे विश्व में उपलब्ध नहीं है। यानी भारत का भार्गवास्त्र भी ऐसा हथियार जो पूरी दुनिया में बहुतों के पास नहीं। भारत की इसी ताकत से तो पाकिस्तान घबराया हुआ है, जो कभी चीन की गोद में बैठने जाता है, कभी ट्रंप की गोद में जाता है, कभी इस्लामिक देशों के पास जाता है, कभी मुस्लिम देशों का नेटो बनाने की तिकड़में करता है। लेकिन यूएई और भारत के साथ आने से पाकिस्तान के होश उड़ गए। पाकिस्तान के होश तो ट्रंप की उस चिट्ठी ने भी उड़ाए होंगे, जो चिट्ठी ट्रंप ने पीएम मोदी को लिखी है। सबको चौंकाते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी को एक चिट्ठी लिखी। यह लेटर पीएम मोदी को ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने का न्योता देने के लिए उन्होंने लिखा। यह बोर्ड ऑफ पीस गाजा के लिए है, गाजा के पुनर्निर्माण और नई शासन व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए। इसे लेकर ही ट्रंप ने पीएम मोदी को चिट्ठी में क्या लिखा वो देखिए। ट्रंप ने अपने लेटर में मान्यवर नरेंद्र मोदी, डियर प्राइम मिनिस्टर जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया है। पीएम मोदी को भेजे लेटर में ट्रंप की तरफ से कहा गया है कि भारत के प्रधानमंत्री को आमंत्रित करना उनके लिए सम्मान की बात है। ट्रंप ने कहा कि मिडिल ईस्ट में शांति के लिए जो ऐतिहासिक प्रयास हो रहे हैं उसमें आप भी जुड़िए। ट्रंप ने बताया कि उसकी कोशिश है उनकी कि विशिष्ट समूह के राष्ट्रों को एक साथ लाया जाए जो स्थायी शांति बनाने की अहम जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार है। ट्रंप ने दावा किया कि ये एक तरह का सम्मान है जो केवल उन्हीं के लिए आरक्षित है जो उदाहरण पेश करके नेतृत्व करने के लिए तैयार हैं और आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित और समृद्ध भविष्य में शानदार निवेश करने के लिए तैयार हैं। लेटर में कहा गया कि हम अपने अद्भुत और प्रतिबद्ध साझेदारों को निकट भविष्य में आमंत्रित करेंगे, जिनमें से ज्यादातर अत्यधिक सम्मानित विश्व नेता हैं। यानी ट्रंप ने ऐसा दिखाया कि उनके बोर्ड ऑफ पीस में दुनिया के बड़े बड़े नेता जुट रहे हैं, वो भारत को भी न्योता दे रहे हैं। लेकिन इस लेटर को इस बात का सबूत भी समझिए कि ट्रंप का बोर्ड ऑफ पीस अब तक अधूरा रहेगा, तब तक अधूरा रहेगा जब तक भारत जैसा बड़ा देश इसमें शामिल ना हो। इसलिए ट्रंप पीएम मोदी को लेटर लिख रहे हैं जिससे उनके बोर्ड ऑफ पीस को भारत की भी मान्यता मिल सके। लेकिन मोदी को ट्रंप के इस लेटर से मुनीर फंस गया, क्योंकि मुनीर को मौका मिले तो वो लपक कर ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस में चला जाएगा। मुनीर को तो ट्रंप की हर हाल में चापलूसी करनी है। लेकिन पाकिस्तान और मुनीर के साथ खेल यह हो गया कि ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस में आने के लिए पाकिस्तान को $1 बिलियन की एंट्री फीस देनी होगी। $1 बिलियन का मतलब पाकिस्तान के लिए है कि इतना तो आईएमएफ की लोन की एक किश्त बनती है उसकी। आईएमएफ के लोन से ही पाकिस्तान चल रहा है और पाकिस्तान कहां से $1 बिलियन लाएगा भाई ट्रंप को देने के लिए? पाकिस्तान को ट्रंप को देने के लिए $1 बिलियन चाहिए तो उसे लोन लेना होगा। पाकिस्तान ने हर जगह से तो ऑलरेडी लोन उठा रखा है। ऐसे में ट्रंप की मेंबरशिप खरीदने के लिए कोई लोन क्यों देगा भाई? कहीं ऐसा ना हो कि मुनीर ट्रंप से ही मांग ले कि सर अगर थोड़ा लोन देते तो मैं आपके बोर्ड में शामिल हो जाता। पाकिस्तान के लोग खुद ही कह रहे हैं कि ट्रंप के चक्कर में पाकिस्तान ने अपनी बेइज्जती करवा ली। कहां तो पाकिस्तान के नेता ट्रंप को नोबेल के लिए नॉमिनेट कर रहे थे और कहां ट्रंप ने पाकिस्तान को उन 75 देशों की लिस्ट में डाल दिया जिनके लिए अमेरिका ने वीजा प्रोसेस रोक दिया है। यानी पाकिस्तान के पत्रकार भी एक तरीके से यही कहना चाह रहे हैं कि मुनीर ने, शहबाज शरीफ ने भाई इतनी जीभ निकाल के तलवे चाट दिए थे ट्रंप। इनका बस चलता चाट के ट्रंप का तलवा छील देता। और ट्रंप ने क्या किया भाई, उसको लिस्ट से ही निकाल के बाहर कर दिया। ट्रंप की चापलूसी के चक्कर में मुनीर पाकिस्तान की शीशा लेदर करवा रहा है, लेकिन भारत ट्रंप को तगड़ा जवाब दे रहा है। ट्रंप के टैरिफ वॉर का जवाब देते हुए भारत ने भी अमेरिका पर टैरिफ लगा दिया। भारत ने अमेरिका से आयात होने वाली दालों और फलियों पर 30% टैरिफ लगा दिया है। अब अमेरिका के सांसद कह रहे हैं कि अरे ये तो गलत है,
वो ट्रंप से अपील कर रहे हैं कि भैया इसको हटवाइए। भारत ने पिछले साल 30 अक्टूबर को अमेरिका पर टैरिफ लगाया था। अब ये जो है इसको लेकर अमेरिका में बवाल मच रहा है कि भाई ये तो आप 25% लगाए, इधर से 30% लगे तो नुकसान हो रहा है। ट्रंप टैरिफ से सबको धमका रहे हैं, लेकिन भारत इन धमकियों से डर नहीं रहा। उल्टे भारत जवाब दे रहा है और शांति से। भारत टैरिफ लगाता तो दुनिया में चिल्लाता नहीं कि देखो टैरिफ लगा देंगे, टैरिफ लगा। भारत अपना काम कर रहा है, दुनिया ये देख रही है, खासतौर पर यूरोप, जहां पर ट्रंप टैरिफ की ऐसी ही धमकियां देकर ग्रीनलैंड पे कब्जा करना चाहते हैं। लेकिन ग्रीनलैंड को लेकर पूरे यूरोप में ट्रंप के खिलाफ गुस्सा भड़क गया। खुद ग्रीनलैंड और डेनमार्क में प्रदर्शन होने लग रहे हैं। ग्रीनलैंड बिकाऊ नहीं के नारे लग रहे हैं। कहा जा रहा है कि ऐसा प्रदर्शन ग्रीनलैंड और डेनमार्क में कभी नहीं हुआ। आप देखिए कितनी ठंड है भाई, उस ठंड में लोग निकल गए हैं बाहर प्रदर्शन करने के लिए। अगर ट्रंप और यूरोप के बीच ऐसे ही टकराव चलता रहा, अगर ट्रंप ऐसे ही टैरिफ की धमकियां देते रहे, तो ट्रंप और यूरोप के बीच घमासान बढ़ जाएगा और इसका फायदा भारत को हो सकता है। इस टकराव की वजह से व्यापार को लेकर भारत और यूरोप करीब आ सकते हैं। भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर लंबे समय से बातचीत चल रही है और अब वो और तेजी से आगे बढ़ सकती है। इससे भारत के फार्मा, टेक्सटाइल, रत्न और आभूषण, स्टील, ऑटोमोबाइल, सोलर उपकरण और लेदर जैसे क्षेत्रों में तेजी आ सकती है। पिछले साल जुलाई में भारत और ब्रिटेन के बीच फ्री ट्रेड डील हो चुकी है। यानी भारत के लिए आपदा में अवसर वाली स्थिति है और इसीलिए भारत देखिए अपना चुपचाप कैलकुलेटेड जो है अपना काम कर रहा है। अमेरिका इससे भी लड़ रहा है, उससे भी लड़ो तुम सबसे, हमको क्या है। जिस से लड़ोगे अल्टीमेटली भारत इतना बड़ा बाजार है कि उनको हमारे पास आना ही पड़ेगा। हम दुनिया की सबसे तेजी से भागती अर्थव्यवस्था है, लोगों को हमारे पास आना ही पड़ेगा और भारत के लिए इसमें नए बाजार खुलेंगे। यूरोप को भी भारत जैसी तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था का साथ मिल रहा है। ट्रंप से टकराव के बीच कैसे यूरोप और भारत करीब आ रहे हैं, उसे आप इस बात से भी समझिए कि आज ही यूरोपीय देश पोलैंड के विदेश मंत्री भारत आए। यूरोप के देश भारत से लगातार दोस्ती गहरी करने में जुटे हैं, क्योंकि यूरोप को पता है अगर ट्रंप की वजह से व्यापार का नुकसान हुआ तो भारत के अलावा कहां जा सकते हैं। भारत भी यूरोप के साथ व्यापार को बढ़ा रहा है, लेकिन भारत आप देखिए कैसे आज की डेट में बिजनेस करेगा, लेकिन अपने हित से समझौता नहीं करेगा। उसका एक और उदाहरण देखिए, भारत देख रहा है कि पाकिस्तान को लेकर किसकी क्या अप्रोच है। भाई आप भारत ने आज पोलैंड के विदेश मंत्री की क्लास लगा दी, क्योंकि पोलैंड के नेता पाकिस्तान में जाकर कश्मीर पर बयानबाजी कर रहे थे। इसी को लेकर आज मीटिंग में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने साफ साफ पोलैंड को बोल दिया कि हेलो, ये सब नहीं चलेगा कि भारत से दोस्ती और पाकिस्तान के लिए सॉफ्ट कॉर्नर। भारत की सख्ती के तुरंत बाद ही सीमा पार आतंकवाद को लेकर पोलैंड के सुर बदल गए। सुनिए मीटिंग में क्या हुआ। Poland should display zero tolerance for terrorism and not help fuel the terrorist infrastructure in our neighborhood. Once again, a warm welcome. I completely agree with you on the need to counter transnational, trans-border terrorism. Poland, as you may have heard, has been a victim of both arsons and attempted state terrorism. I also completely agree with you on the unfairness of selective targeting by tariffs, and we in Europe know something about that also. बॉस ये नया भारत है, देख रहे हैं, सामने सामने बैठा के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सुना दिया कि ये सब नहीं चलेगा कि बगल में जाके आतंक को मदद करो, और उसके बाद नेक्स्ट लाइन में बोल दिया कि एक बार फिर से वेलकम है। मतलब दे भी दिए, कह भी दिए, अब बाकी तुम कर रहे हो जो कर रहे हैं, करेंगे, बातचीत तो करते ही रहेंगे। तो नरेंद्र मोदी इस वक्त दुनिया भर की चुनौतियों के बीच भारत को आगे ले जा रहे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी के लिए चुनौतियां सिर्फ देश के बाहर थोड़ी हैं, देश के अंदर भी हैं भाई। अगला चैप्टर देखिए, पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में बुलडोजर एक्शन का सच क्या है। मणिकर्णिका घाट पर कौन झूठ फैला रहा है। हिंदुत्व का परचम लहराते मोदी पर एआई वाले फर्जी वीडियो से हमला। राहुल और अखिलेश की टीम पर एक्शन हो गया है क्या। नरेंद्र मोदी के खिलाफ किसने माहौल बना दिया और योगी आदित्यनाथ ने क्या जवाब दिया, अब इसका चैप्टर देखिए। नरेंद्र मोदी की सनातन के प्रति जो कमिटमेंट है उसको लेके कोई सवाल थोड़ी है, वो तो बेजोड़ है, उसमें कोई डाउट नहीं कर सकता कोई। आज हमारे जो बड़े बड़े सनातन के केंद्र है उनका जो कायाकल्प हुआ वो नरेंद्र मोदी ने किया ना बॉस, पिछले 11 साल में। पिछले कुछ दिनों से वाराणसी के मणिकर्णिका घाट को लेकर बवाल मचा हुआ, उसमें नरेंद्र मोदी को अपनी राजनीति में घेरने वाले एक्टिव हो गए। मोदी के हिंदुत्व पर सीधा अटैक होने लगा।
जैसे आप देखिए कि वाराणसी में मणिकर्णिका घाट को लेकर एआई वाली फर्जी वीडियो से हमला शुरू हुआ। मणिकर्णिका घाट पर इस बवाल की शुरुआत सोशल मीडिया पर वायरल कुछ तस्वीरों से की गई, जिसमें ऐतिहासिक मूर्तियों और कलाकृतियों पर बुलडोजर चलाए जाने का आरोप लगा। लेकिन मणिकर्णिका घाट को लेकर इस तरह के आरोप जब हदें पार करने लगे तो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मोर्चा संभाला। उन्होंने मणिकर्णिका घाट को लेकर वायरल किए जा रहे वीडियोज और तस्वीरों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई से बना हुआ बताया और सनातन के खिलाफ इस तरह की साजिश करने वालों के खिलाफ एक्शन शुरू कर दिया। अब इसके बाद सवाल उठने लगे कि क्या वाराणसी में मणिकर्णिका घाट के नाम पर झूठ फैलाया जा रहा है? क्या यह सारा बवाल वाराणसी के दाल मंडी इलाके में हो रहे बुलडोजर एक्शन को रोकने के लिए हो रहा है ताकि सरकार प्रेशर में आ जाए? क्या यह सारी प्लानिंग पीएम मोदी को उनके संसदीय क्षेत्र में घेरने के लिए की जा रही है? आज पाठशाला में पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में बुलडोजर एक्शन का सच क्या है आपको दिखाएं। साथ ही मणिकर्णिका घाट पर कौन झूठ फैला रहा है, राहुल और अखिलेश की टीम पर क्या एक्शन होने की बातें हो रही हैं, योगी क्या कह रहे हैं, क्या मोदी वाकई में वो कर रहे हैं जिसका आरोप लग रहा है, सब बताऊंगा। लेकिन पहले एक झलक दी। धरती पर किसी राजा ने इतने मंदिर नहीं तोड़े होंगे जितने भारतीय जनता पार्टी ने पौराणिक मंदिरों को तोड़ा है। प्रथम दृष्टया इसमें ये पाया जा रहा है कि जो एफआईआर हैं वो एकदम सही हैं। तस्वीरें एआई जनरेटेड थी। माफ कीजिएगा, ये एआई नहीं है, ये बेहयाई। मैं चेतावनी दूंगा जो एआई जनरेटेड वीडियो के माध्यम से जनता जनार्दन को गुमराह करके और भड़काने वाली कार्रवाई कर रहे हैं। मणिकर्णिका घाट को लेकर जो बवाल चल रहा है उसमें सीएम योगी ने साफ कह दिया कि यह काशी को बदनाम करने की कोशिश एआई के जरिए वीडियो बनाकर फैलाए जा रहे हैं, क्योंकि पीएम मोदी ने हमेशा यह बात की है कि काशी की प्राचीन विरासत को संरक्षित करते हुए ही काशी को दुनिया में नए रूप में पेश किया जाएगा। लेकिन मणिकर्णिका घाट को लेकर यह बातें कही गई कि वहां पर मूर्तियां तोड़ी गई, मंदिर तोड़े गए, इंडी वालों ने अपनी राजनीति शुरू कर दी। मणिकर्णिका घाट को लेकर हो रहे इस बवाल की सच्चाई जानने के लिए टाइम्स नाउ नवभारत की टीम वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पहुंची। वहां पर रिनोवेशन के नाम पर हो रही तोड़फोड़ पर हैरान करने वाले सच का पता चला। सोशल मीडिया पर विपक्ष के कुछ नेताओं ने और कुछ लोगों ने कुंभा महादेव के टूटे मंदिर का वीडियो शेयर किया। मंदिर के दाईं तरफ मलबे का ढेर दिखाया गया। मंदिर के बाहर विराजमान नंदी के मूर्ति के टूटे पत्थरों से घिरे दिखाने का भी उनको भी टूटे हुए पत्थरों से घिरा हुआ दिखाया गया और मंदिर के अंदर अंधेरा दिखाया गया। हमारी पड़ताल में ये दावे गलत साबित हुए। कुंभा महादेव का मंदिर पूरी तरह सही सलामत मिला। मंदिर में पहले की तरह पूजा हो रही है। नंदी भी मंदिर के बाहर पहले की तरह विराजमान है। कुंभा महादेव मंदिर पर ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी की यह रिपोर्ट देखिए। और हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये मंदिर जो है वो पूरी तरीके से सुरक्षित है। चाहे आप ये मंदिर का ये गर्भगृह देख सकते हैं या फिर जो ये पिलर है जो नागर शैली में इसको बनाया गया है, ये सब कुछ सुरक्षित है। जबकि सोशल मीडिया पर क्या जो तस्वीरें हैं वो क्या हैं वो भी हम आपको दिखाने की कोशिश करें तो आप ये तस्वीरें देखिए कि जिसमें ये साफ तौर पर यह दिखाया गया है कि जो मंदिर का एक जो सिरा है वो बिल्कुल ध्वस्त हो चुका है, यानी उसको तोड़ दिया गया है। सामने अगर हम आपको दिखाएं तो ये नंदी है वो पूरी तरीके से विराजमान है और इनके ऊपर बाकायदे माला भी चढ़ा हुआ है। अब आप सोचिए कि काशी में इतना काम हो रहा है, वाराणसी की तस्वीर नरेंद्र मोदी ने बदल दी और अब वहां पर अगर एक नया प्रोजेक्ट चल रहा है तो उसको लेकर झूठ फैलाया जा रहा है। भाई हमारे कैमरे पर है मंदिर, साफ दिख रहा है मंदिर और टूटा हुआ नहीं है मंदिर। तो फिर जिन लोगों ने वो वीडियो डाले वो कहां से आया वीडियो? मणिकर्णिका घाट को लेकर फैलाए जा रहे इसी तरह के दावों की सच्चाई जानने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ भी खुद वाराणसी पहुंचे और एआई की मदद से लोगों को गुमराह करने वालों को अंजाम भुगतने की चेतावनी दे डाली। सुनिए सीएम योगी ने क्या कहा। और मैं चेतावनी दूंगा जो एआई जनरेटेड वीडियो के माध्यम से जनता जनार्दन को गुमराह करके और भड़काने वाली कार्रवाई कर रहे हैं। मुझे लगता है कि सरकार एक तरफ जन भावनाओं का सम्मान करेगी, लेकिन कोई भी ऐसी भड़काने वाली कार्रवाई जो जन भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने वाली होंगी और
लोगों को भड़काने वाली होंगे उसको भी स्वीकार नहीं करेगी। यानी योगी आदित्यनाथ ने भी क्लियर कर दिया कि झूठ फैलाइएगा तो फिर छोड़ा नहीं जाएगा। मणिकर्णिका घाट को लेकर सीएम योगी की चेतावनी के साथ ही पुलिस प्रशासन भी एक्शन में आ गया। एआई की मदद से मणिकर्णिका घाट को लेकर फर्जी वीडियो वायरल करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई। इस एफआईआर में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह, बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव और कांग्रेस नेता जसविंदर कौर समेत 8 लोगों को आरोपी बनाया गया। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे दूसरे फर्जी वीडियोस की पहचान कर उन्हें वायरल करने वालों की भी जानकारी जुटाई जा रही है। सुनिए कुंभा महादेव मंदिर के वायरल किए जा रहे वीडियो और तस्वीरों पर वाराणसी के पुलिस कमिश्नर ने क्या कहा। बिल्कुल इसी को लेकर के यहाँ पर 8 एफआईआर दर्ज हुई थी कि जिसमें कुंभा महादेव मंदिर इसको क्षतिग्रस्त होना और उसको मलबे से ढका होना दिखाया गया था। इसका इन्वेस्टिगेशन के दौरान आज यहाँ का स्थलीय निरीक्षण किया गया है और प्रथम दृष्टया इसमें ये पाया जा रहा है कि जो एफआईआर हैं वो एकदम सही हैं। तस्वीरें एआई जनरेटेड थी और किसी गलत भावना से लोगों को भड़काने के लिए, लोगों की धार्मिक भावनाओं को आहत करने के लिए इस तरह के फोटोग्राफ्स जो हैं लोगों ने सोशल मीडिया पर डाले। सीएम योगी ने मणिकर्णिका घाट को लेकर झूठ फैलाने वालों की सच्चाई सामने लाने का दावा किया तो इसको लेकर बवाल कर रहे इंडी के नेताओं में आग लग गई। कांग्रेस में भी मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर प्रियंका वाड्रा तक तमाम नेता मणिकर्णिका घाट पर हो रहे बवाल के बहाने पीएम मोदी और बीजेपी को घेरने में जुट गए। ऐसे में कांग्रेस ने योगी सरकार के एक्शन को मामले का खुलासा करने वालों पर एक्शन लेने का आरोप लगा दिया उन पर। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि ये एआई नहीं बेहयाई है। सुनिए पवन खेड़ा। वाराणसी में देवी अहिल्याबाई होलकर जी का कैसे मूर्ति को तोड़ा गया और मुख्यमंत्री आकर एफआईआर करा रहे हैं उन लोगों पर जो उस बात का खुलासा करते हैं, कहते हैं साहब ये एआई है। माफ कीजिएगा, ये एआई नहीं है, ये बेहयाई है। मणिकर्णिका घाट को लेकर एआई की मदद से झूठ फैलाने के आरोप में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह और बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव पर भी एफआईआर हुई है। संजय सिंह ने भी उसी कुंभा महादेव मंदिर में तोड़फोड़ का वीडियो ट्वीट किया था जो आज हमारी पड़ताल में पूरी तरह सही सलामत नजर आया। लेकिन संजय सिंह अब भी मणिकर्णिका घाट में मूर्तियों को तोड़े जाने के दावे पर कायम है। उन्होंने घाट में मूर्ति तोड़ने वालों के खिलाफ केस दर्ज करने की बात कही। वहीं पप्पू यादव ने योगी सरकार के एक्शन को सवाल उठाने वालों को डराने की कोशिश बताया। सुनिए दोनों को एक बार। अब पप्पू यादव कभी दुनिया में डरा है क्या? आप डराओगे पप्पू यादव को? आप हिम्मत है तो बाबाओं पर क्यों नहीं किए? शंकराचार्य पे क्यों नहीं किए? सुमित्रा महाजन पर क्यों नहीं किए? तो हमने क्या इस लोकतंत्र में आप हमारे फंडामेंटल राइट को खत्म कर दोगे? तो बजाय इसके कि उन पापियों पर कार्रवाई की जाए जिन्होंने मंदिर तोड़ा, बजाय इसके कि उन गुनहगारों पर कार्रवाई की जाए जिन्होंने हिंदू धर्म की आस्था पर चोट पहुंचाई, आघात पहुंचाया, एफआईआर मुझ पर कर दी गई। मंदिर वहां खड़ा है, बिना टूटा हुआ दिख रहा है और उसके बावजूद कह रहे हैं कि मंदिर तोड़ने वालों पर कार्रवाई करो। अरे जब मंदिर दिख रहा है वहां पर, हमने अभी आपको कैमरे पे दिखाया, और उसके बाद कह रहे हैं कि कार्रवाई उन पे करो। और ये फंडामेंटल राइट हो गया कि गलत वीडियो डालो, ये फंडामेंटल राइट होता है। जिस मणिकर्णिका घाट के रिनोवेशन के प्रोजेक्ट पर बवाल खड़ा करने की कोशिश हो रही है, यह भी सच है कि वहां रिनोवेशन के काम के दौरान कुछ पुरानी कलाकृतियां टूटी भी हैं। ऐसा नहीं कि नहीं टूटी हैं, लेकिन प्रशासन ने इन्हें संरक्षित कर लिया है और रिनोवेशन का काम पूरा होने के बाद इन्हें दोबारा स्थापित करने का भरोसा दिया गया है। भाई बिना कोई चीज टूटे कोई नई चीज कैसे बनेगी? सीधा सा सवाल है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना तो बिना तोड़े बन गया। आज वो भव्य कॉरिडोर देखकर दुनिया भर से लोग वहां आ रहे हैं ना, करोड़ों श्रद्धालु आ रहे हैं ना। वैसे ही अगर मणिकर्णिका घाट का रिनोवेशन होना है, बिना टूटे कैसे होगा? तो पॉसिबल ही नहीं है। और जिन लोगों ने कभी इसके बारे में सोचा नहीं कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनवा दें, मणिकर्णिका घाट का रिनोवेशन करा दें, वो आज बड़े उनके दिल में आग लग गई है कि बाप रे बाप कैसे मंदिर टूट गया, जबकि वीडियो में मंदिर खड़ा दिख रहा है। हां, जो चीज टूटी है और अगर जो चीज हटी है उसमें जो ऐसी चीजें थी जो संरक्षित की जानी चाहिए थी, वो कहा जा रहा है कि संरक्षित की गई। आप देखिए कि जिस मणिकर्णिका प्रोजेक्ट पर बवाल किया जा रहा है वो कोई नया नहीं है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के प्रोजेक्ट की सफलता के बाद इसकी प्लानिंग शुरू हो गई थी।
और साल 2023 में प्रधानमंत्री मोदी ने खुद इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया था। यह 2023 की तस्वीर है। दरअसल लोगों को यह शिकायत रहती है कि मानसून के वक्त मणिकर्णिका घाट पूरी तरह पानी में डूब जाता है, जिसकी वजह से अंतिम संस्कार के लिए पहुंचने वालों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसी समस्या को दूर करने के लिए मणिकर्णिका घाट के रिनोवेशन का फैसला हुआ। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत मणिकर्णिका घाट के डोम राजा विश्वनाथ चौधरी की अपील पर हुई। 50 करोड़ से ज्यादा के इस प्रोजेक्ट के पहले चरण के लिए 35 करोड़ रुपए का फंड जारी हो चुका है। मणिकर्णिका घाट में मानसून के दौरान गंगा नदी के अधिकतम जलस्तर से ऊपर चिता जलाने के लिए 2 मंजिला प्लेटफॉर्म तैयार किया जाना है। पहली मंजिल पर 18 प्लेटफॉर्म होंगे और दूसरी मंजिल पर 19 प्लेटफॉर्म। इसके अलावा शमशान घाट पर 25 मीटर ऊंची चिमनी लगाई जानी ताकि आसपास बने घरों में चिताओं की राख न जाए। साथ ही मणिकर्णिका घाट में एक वेटिंग एरिया और चेंजिंग रूम भी बनाया जाना है। पूरा प्रोजेक्ट करीब 90,000 स्क्वायर फीट में फैला है और इस साल के आखिर तक इसके पूरा होने की उम्मीद है। तो जो लोग नरेंद्र मोदी को घेरने के चक्कर में झूठ सच कर रहे हैं, मोदी के अपने घर का काम करा रहे हैं। जो लोग मोदी के हिंदुत्व पर सवाल उठा रहे हैं, ये क्या हिंदुओं के लिए नहीं कर रहे हैं क्या? वहां अगर हिंदू जाएगा अंतिम संस्कार करने के लिए, वो कायदे से हो सके, ये किसके लिए कर रहे हैं? और वो बिना वहां पे कोई तोड़फोड़ किए कैसे हो जाएगा, जरा इनसे पूछिए। ऐसा भी नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर ही पहली बार मणिकर्णिका घाट का रिनोवेशन हो रहा है। इससे पहले भी कई बार मणिकर्णिका घाट का रिनोवेशन का काम थोड़ा बहुत हो चुका है। सबसे पहले साल 1302 और 3 के बीच मणिकर्णिका घाट को पक्का किया गया और यहां पत्थर का घाट बना। 1302-1303 की बात कर रहा हूं। इसके बाद साल 1730 में बाजीराव पेशवा ने इसका रिनोवेशन करवाया और फिर साल 1791 में माता अहिल्याबाई होलकर ने घाट में के मौजूदा स्वरूप का निर्माण करवाया। माता अहिल्याबाई होलकर ने ही साल 1872 में दोबारा मणिकर्णिका घाट का रिनोवेशन करवाया। इसके बाद साल 1965 में यूपी की तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने फिर से मणिकर्णिका घाट पर मरम्मत का काम करवाया था और उसके बाद से जैसा था हिसाब चल रहा था। मोदी उसको करा रहा है। इसीलिए बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने मणिकर्णिका घाट को लेकर हो रहे बवाल पर विरोधियों को निशाने पर लिया। कहा कि क्योंकि इस वक्त एक गरीब परिवार का व्यक्ति प्रधानमंत्री है और वो मणिकर्णिका घाट का रिनोवेशन करवा रहे हैं, तो इसलिए इसका विरोध हो रहा है। पाठशाला में अब अगला चैप्टर। 150 करोड़ की शादी, भारत का लहंगा, साड़ी, भिखारी। पाकिस्तान में मरियम नवाज की बहू ने क्या किया कि हंगामा मच गया। पाकिस्तानी आटे के लिए लड़ मिट रहे, उधर शहबाज मुनीर करोड़ों की शादी में बिरयानी उड़ाकर चिढ़ा रहे हैं क्या? अब इसका चैप्टर। पाकिस्तान में इस वक्त एक ऐसी शादी की बड़ी चर्चा है जिसमें 150 करोड़ रुपए उड़ा दिए गए। यहां पाकिस्तान की पब्लिक को खाने के लाले पड़े। उधर पाकिस्तान के नेता करोड़ों की शादी में बिरयानी उड़ा रहे हैं। जिस शादी को लेकर भयंकर बवाल मचा है, वो शादी पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के परिवार में हुई। नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज के बेटे की लाहौर में धूमधाम से शादी हुई। मरियम नवाज ने अपने बेटे की शादी में दिल खोल के खर्चा कर दिया, लेकिन इस शादी को 24 घंटे भी नहीं बीते और पाकिस्तान में इस शादी पे बवाल मच गया। पाकिस्तान की जनता शहबाज शरीफ के परिवार के शाही ठाट बाट, शादी में बेहिसाब खर्चे और मरियम नवाज की बहू का लहंगा देख के बौखलाई हुई। भाई, जिस पाकिस्तान में लोग आटे की बोरी के लिए लड़ मर जा रहे हैं, वहां 150 करोड़ की शादी होगी तो लोग नहीं चिढ़ेंगे। पाकिस्तान में लोग एक वक्त की रोटी के मोहताज हैं और यहां शहबाज मुनीर शाही बिरयानी खा रहे हैं। बात इतनी भर नहीं है, मरियम की बहू ने जो ड्रेस अपनी शादी और मेहंदी के दौरान पहनी, उस पर अलग बवाल मच गया, क्योंकि मरियम की बहू की दोनों ड्रेस भारतीय डिजाइनर ने बनाई। अब बताइए, मेहंदी में पहना लहंगा भारतीय डिजाइनर सब्यसाची मुखर्जी ने बनाया, जबकि शादी में पहनी गई लाल साड़ी भारतीय डिजाइनर तरुण तहलियानी ने डिजाइन की। मरियम नवाज ने भी मेहंदी समारोह में भारतीय डिजाइनर अभिनव मिश्रा का लहंगा पहना था। मरियम नवाज ने अपने बेटे की शादी में 150 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च कर दी। यानी भारत से दुश्मनी भी रखेंगे और भारत के बिना इनका काम भी नहीं चलता। कभी ये धुरंधर के गानों पे नाचते हैं, कभी शादी में इंडियन डिजाइनर लहंगे और सूट पहनते हैं। ऐसे में पाकिस्तान में कैसे इस शादी को लेकर बवाल मच गया है, कैसे पाकिस्तान की गरीब जनता के साथ ये भद्दा मजाक है 150 करोड़ की शादी, कैसे मरियम नवाज और नवाज शरीफ ट्रोल हो रहे हैं, देखना चाहिए आज आपको। जिस देश की आधी से ज्यादा जनता को यह तक नहीं पता कि अगली सुबह खाना नसीब होगा या नहीं, जो देश खुद लोन लेके चल रहा हो, जिसे भिखारी पाकिस्तान कहा जाता हो, उस देश की सरकार को चलाने वाले शादी में करोड़ों रुपए ऐसे ही उड़ा दे रहे हैं। बिरयानी खाकर अपनी जनता को चिढ़ा रहे हैं। नवाज शरीफ के नाती की शाही शादी की तस्वीरें आई
तो पाकिस्तान हैरान रह गया। सबकी निगाहें दुल्हन शानजे अली के हरे रंग के लहंगे पर टिक गई। मेहंदी की रस्म के दौरान शानजे अली ने यह लहंगा पहना हुआ था। कपड़ों को देखकर मरियम नवाज और उनकी बहू की खूबसूरती के चर्चे होने लगे, लेकिन जब पता चला कि अरे लहंगा तो भारतीय डिजाइनर ने बनाया है, तो पाकिस्तानियों का दिल बैठ गया। शानजे अली ने शान से जो महंगा लहंगा पहना हुआ था वो मेहंदी की रस्म के दौरान पहना था। उसे खास तौर पर भारत के मशहूर डिजाइनर सब्यसाची मुखर्जी ने बनाया। जिस भारत को शरीफ सरकार पानी पी पी के कोसती रही, जिस भारत विरोधी एजेंडे के बल पर शहबाज शरीफ सरकार में बैठा हुआ है, उसी का परिवार बताइए भारतीय डिजाइनर के कपड़े पहन रहा है, खरीद रहा है। जैसे ही इसकी डिटेल सामने आई तो लहंगे का भारतीय कनेक्शन जानकर पाकिस्तानी भड़क गए। अब शरीफ के परिवार को खूब लताड़ रहे हैं, करें देश का गद्दार है भाई, भारत का लहंगा पहनवा दिया बेटी बहू को। सब्यसाची का यह लहंगा उनके न्यू वर्ल्ड ब्राइडल कलेक्शन का हिस्सा है, जिसके शानजे अली के पहनने के बाद से बवाल मचा है। हालांकि दुल्हन ने ओरिजिनल पीस में बदलाव करके इसे पहना था। और सिर्फ मरियम की बहू ने ही नहीं, खुद मरियम नवाज को भी मेहंदी रस्म की सेरेमनी के लिए भारतीय डिजाइनर के ही कपड़े पसंद आए। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मरियम नवाज ने भारतीय डिजाइनर अभिनव मिश्रा का पाउडर ब्लू रंग का लहंगा पहना। इस लहंगे के पहनने के बाद मरियम नवाज की खूबसूरती के चर्चे सोशल मीडिया पे हो रहे थे, लेकिन फिर पता चला कि अरे ये भी भारतीय डिजाइनर का बना हुआ है। पाकिस्तान में और आटे और दाल का भाव आसमान पर है। ऐसे में जब पाकिस्तान के लोगों को पता चला कि करोड़ों की शादी में भारतीय कपड़े पहने जा रहे हैं, पाकिस्तान में लोगों का बीपी हाई हो गया इस शादी की तस्वीरें देखकर। मरियम नवाज की नई नवेली बहू ने सिर्फ मेहंदी में ही भारतीय डिजाइनर के कपड़े नहीं पहने, बल्कि अपनी शादी में भी शानजे अली ने भारत से डिजाइन करके मंगवाई गई साड़ी पहनी। लाल रंग की जिस साड़ी में शानजे अली ने शादी की रस्में निभाई, वो साड़ी भारतीय डिजाइनर तरुण तहलियानी ने डिजाइन की थी। पाकिस्तान के लोग भारतीय डिजाइनर तरुण तहलियानी का नाम सुनकर इसलिए भी बौखलाए हुए हैं क्योंकि तरुण तहलियानी के पिता ने 1971 की जंग में पाकिस्तान को फोड़ा था। तरुण तहलियानी पूर्व नेवी चीफ एडमिरल R.H. तहलियानी रिटायर्ड के बेटे हैं। R.H. तहलियानी 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान INS विक्रांत के कमांडिंग ऑफिसर थे। इसके बाद R.H. तहलियानी 1984 से 1987 तक भारत के नौसेना प्रमुख भी रहे। अब पाकिस्तानी भड़क गए कि भाई एक तो भारतीय डिजाइनर, ऊपर से जिसके पिताजी ने हमको फोड़ा उससे कपड़ा मंगवा रहे हैं, उससे कपड़ा डिजाइन करवा के पहन रहे हैं। बताया जा रहा है कि मरियम नवाज ने अपने बेटे की शादी में 150 करोड़ रुपए खर्च किए। करोड़ों की शाही शादी में मेहमान नवाजी भी जबरदस्त हुई। 800 लोगों के खाने पीने का इंतजाम था। मेन्यू में ऐसे ऐसे पकवान थे जिनका नाम पाकिस्तानियों ने सुना भी नहीं होगा। शाही शादी में असीम मुनीर और शहबाज शरीफ भी पहुंचे थे। दोनों को इस शादी में दावत उड़ाते हुए भी देखा गया। शादी से पहले वेडिंग शूट भी हुआ। दूल्हा और दुल्हन ने अलग अलग पोज में शूट करवाया, जिसका वीडियो भी रिलीज किया। इस वीडियो को देखकर पाकिस्तानियों के गुस्से के 7वें आसमान पर पहुंचने को समझा जा सकता है। बताया जा रहा है कि जहां पर शादी का कार्यक्रम हुआ वो कोई रिजॉर्ट या होटल नहीं, वो तो नवाज शरीफ का महल है। शादी की रस्में जिसमें मेहंदी, बारात, वलीमा, ये सारे कार्यक्रम नवाज शरीफ के महल जाती उमरा में हुए। यहां कई दिनों तक ऐसे ही जश्न चलता रहा। पाकिस्तान में कैसे अपनी ही सरकार और नवाज शरीफ को ट्रोल किया जा रहा है, सोशल मीडिया पर लोग कैसे कैसे कमेंट लिख रहे हैं, आप देखिए। मरियम नवाज की बहू ने भारतीय डिजाइनर की ब्राइडल ड्रेस पहनी थी, वही जिसने पाकिस्तान पर हमला किया और कई मासूमों को मार डाला। PMLN पाकिस्तान की सबसे बड़ी दुश्मन है, गद्दार है। सब्या को क्यों चुना, यह कई पैमानों पर गलत है। शेम ऑन यू नवाज शरीफ, अब कहां गई रियासत की वतन परस्ती। लोग लिख रहे हैं कि भारतीय डिजाइनर को चुनकर हमें फिर से शर्मिंदा मत करो। मरियम नवाज के बेटे जुनैद की यह दूसरी शादी। इससे पहले जुनैद की पहली शादी 2021 में हुई थी। यह शादी लंदन में हुई थी और उस वक्त भी शादी की खूब चर्चा हुई थी, क्योंकि तब भी शादी में बेहिसाब खर्चा हुआ था। ऐसा शाही इंतजाम और भारतीय डिजाइनर्स के कपड़ों को देखकर नवाज शरीफ के परिवार को जमकर ट्रोल किया जा रहा है। लोग कह रहे हैं कि हमें देशभक्ति का पाठ पढ़ाने वाले खुद भारतीय ब्रांड चुन रहे हैं। लेकिन मरियम नवाज पर तो अंबानी जैसी शाही शादी करने का जुनून सवार था। अब देखिए, जिन भारतीय डिजाइनरों को चुना गया उन्होंने अंबानी समेत कई भारतीय सेलिब्रिटीज के लिए कपड़े डिजाइन किए। सब्यसाची मुखर्जी ने अनंत अंबानी की बारात के लिए कस्टम शेरवानी बनाई थी। सब्यसाची मुखर्जी ने अनुष्का शर्मा, दीपिका पादुकोण, प्रियंका चोपड़ा, कैटरीना कैफ और बिपाशा बसु की शादी के आउटफिट्स तैयार किए थे। जबकि तरुण तहलियानी ने अनंत अंबानी की शादी में कुछ खास फंक्शन के लिए कपड़े बनाए थे। रकुल प्रीत सिंह और जैकी भगनानी ने अपनी शादी में तरुण तहलियानी के आउटफिट्स ही पहने थे। तो उनको पाकिस्तानियों को लगा होगा कि क्या करें ऐसा कि थोड़ा रॉयल लगे, तो भाई भारतीय डिजाइनर से डिजाइन करवाते हैं ताकि हमको भी लगे कि हमारे पास थोड़ा पैसा है।
लेकिन पैसा तो खर्च हो गया। अब पब्लिक जबानी खर्च कर रही है, खूब गाली दे रही है। खैर, पाठशाला में अब अगली क्लास का वक्त हो गया। होटल में बंद शिंदे के पार्षद, उद्धव अपना मेयर बनाने के जुगाड़ में। मुंबई में मोदी फडणवीस का प्लान तैयार है क्या? उद्धव और राज ठाकरे का पैकअप होने के पहले आखिरी दाव। मुंबई में क्या गजब हो रहा है, अब आपको दिखाता हूं। बीएमसी चुनाव में बीजेपी गठबंधन को शानदार जीत मिली, लेकिन अभी तक मेयर का चुनाव नहीं हो पाया। बीजेपी और एकनाथ शिंदे को मिलकर मेयर का सिलेक्शन करना है, लेकिन मेयर चुनाव का मामला अब होटल पॉलिटिक्स तक पहुंच चुका है। एकनाथ शिंदे ने अपने सभी पार्षदों को होटल भेज दिया है। इधर सीएम फडणवीस दावोस चले गए और उद्धव ठाकरे अलग खेला करने की बातें कर रहे हैं, नए नए दावे ठोक रहे हैं। चुनाव जीत नहीं पाए, अब कह रहे हैं कि मेरा मेयर बन सकता है। आप देखिए कि बीएमसी के मेयर के लिए किस तरह से रस्साकशी चल रही है। उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि वो भी मेयर की रेस में है। कौन से हिसाब से बॉस? पब्लिक ने आपको रेस से बाहर कर रखा है। उद्धव ठाकरे का देवा वाला बयान हलचल मचा रहा है। संजय राउत कह रहे हैं कि टाइगर अभी जिंदा है। इधर एकनाथ शिंदे बीएमसी के लिए 2 फॉर्मूले लाए हैं। फडणवीस ने अलग प्लान तैयार कर रखा है। यानी बीएमसी चुनाव के नतीजे तो आ गए, लेकिन मारा मारी खत्म नहीं हुई है बॉस। बयानबाजी फुल चल रही है, मजेदार घटनाएं हो रही हैं, ऐसे ऐसे दावे हो रहे हैं कि पब्लिक हैरान है कि बहुमत तो महायुति को मिला, उद्धव ठाकरे का मेयर कैसे बन रहा है भाई, जो उद्धव ठाकरे दावा कर रहे हैं। वहां क्या हो रहा है सब दिखाऊं, उससे पहले जरा एक ट्रेलर देख लीजिए। अब मोदी जी बोलते हैं कि मेयर बीजेपी का बनेगा, लेकिन कैसे बनेगा ये बोल। हम लोग है ना अभी भी, जिंदा है टाइगर। संजय राउत जैसे जो महा अल्हड़ बेवकूफ टाइप के लोग हैं, वो इस तरह के दिन में सपने देखते हैं। मुंबई में मेयर पद की रेस वैसे तो बहुत सिंपल है। बहुमत महायुति को मिला हुआ है। बीजेपी प्लस शिवसेना प्लस अजीत पवार की जो एनसीपी है, ये तीनों आराम से बीएमसी में मेयर बना देंगे और मेयर पद के लिए भी पहले से तय फॉर्मूले पर काम होगा। यानी सब कुछ सही चल रहा है। लेकिन अचानक मुंबई की राजनीति में हलचल तब तेज हो गई जब एकनाथ शिंदे ने अपने पार्षदों को इकट्ठा किया और होटल चल दी। उद्धव की पार्टी कह रही है कि शिंदे को डर लग रहा है, कहीं बीजेपी एकनाथ शिंदे की पार्टी को ही ना तोड़ दे। संजय राउत ने कहा कि हमारे पास भी कुछ आंकड़े हैं। संजय राउत ने कहा कि बीजेपी के पास अकेले बहुमत नहीं है। मोदी जी ने बीजेपी का मेयर बनाने की बात कही, लेकिन कैसे बनाएंगे? यानी एकनाथ शिंदे ने अपने पार्षदों को होटल में जमा किया। मुंबई में कयासों का दौर शुरू हो गया। नए नए दावे, प्लानिंग सब होने लगी। संजय राउत तो कह रहे हैं हमारे पास कुछ नंबर है और हम भी चैलेंज कर सकते हैं, क्योंकि टाइगर अभी जिंदा है। ये अभी टाइगर बिल्ली में ही फंसे हुए हैं। सुनिए जरा इनको। बीजेपी वाले उनकी मेयर की बात करते हैं। एकनाथ शिंदे के पास पूरे 30 नगर सेवक नहीं है कॉर्पोरेटर, वो उनकी मेयर की बात करते हैं। अब जिनको बनाना है वो बना लेंगे। हम लोग है ना अभी भी, जिंदा है टाइगर। अभी भी शिवसेना के पास और उनके साथियों के पास एक ऐसा आंकड़ा है जो उनको चैलेंज कर सकता है। लेकिन कभी कभी मजा भी लेना चाहिए ना, तो ये मजा लेने की बात चल रही है हमारे। पब्लिक ने इनसे इतने मजे लिए कि विधानसभा में पहले हराया, फिर उसके बाद बीएमसी में हराया, अलग अलग निकायों में निकाय चुनाव में हरा दिया। इनसे पब्लिक मजे ले रही है, इनको दूसरे से मजे लेने। इधर बीएमसी मेयर को लेकर उद्धव ठाकरे का भी एक बयान बड़ी चर्चा में। बीएमसी चुनाव में हार के बाद भी उद्धव ठाकरे अपना मेयर देखना चाहते हैं। उद्धव ठाकरे ने कहा कि हम भी चाहते हैं कि बीएमसी में हमारा मेयर हो। चाहने से क्या होता है बॉस, करेंगे। हालांकि हम उस नंबर तक नहीं पहुंच पाए। अगर देवा ने चाहा कि हमारा कैंडिडेट मेयर बने तो ऐसा जरूर होगा। उद्धव ठाकरे का यह बयान इसलिए वायरल हुआ क्योंकि सीएम देवेंद्र फडणवीस को देवा भाऊ बुलाते हैं। हालांकि उद्धव ने यह भी साफ कर दिया था कि देवा से उनका मतलब ईश्वर से था, लेकिन फिर भी लोगों को चर्चा करने का मौका तो मिल ही गया। लेकिन मेरे साथ इंटरव्यू में ऑलरेडी देवेंद्र फडणवीस कह चुके हैं कि भैया उद्धव ठाकरे के लिए दरवाजे बंद है, बाहर से कुंडी लगी हुई। उद्धव ठाकरे और संजय राउत जैसे लोग अभी भी सपने देख रहे हैं कि हो सकता है कुछ खेला हो जाए। उधर महायुति में भी ऐसी खबरें आ रही हैं कि जो बीएमसी मेयर के चुनाव को मुश्किल बना रही। चर्चा है कि एकनाथ शिंदे ने मेयर पद के लिए 50-50 वाला फॉर्मूला बनाया है। यानी बीएमसी में 2.5 साल बीजेपी का मेयर, 2.5 साल शिंदे का मेयर।
और इसी फॉर्मूले को अमल में लाने के लिए शिंदे ने अपने पार्षदों को होटल में जमा कर दिया है। हालांकि एकनाथ शिंदे की पार्टी इन सारी बातों को सिर्फ अफवाह बता रही है। शिंदे वाली शिवसेना का कहना है कि पार्षदों को ट्रेनिंग देने के लिए होटल में रखा गया है। हमारे पार्षदों के टूटने का कोई खतरा ही नहीं है। बीएमसी में महायुति का मेयर बनेगा, यह पहले से तय है। उद्धव ठाकरे और संजय राउत सपना देख रहे हैं। शिवसेना के नेता संजय निरुपम तो कह रहे हैं कि मेयर पद को लेकर कोई टेंशन है ही नहीं भाई। संजय राउत जैसे नेता अफवाह फैला रहे हैं। सुनिए क्या कह रहे हैं। महाराष्ट्र और मुंबई में एक बार फिर से होटल पॉलिटिक्स शुरू हो गई है और हम इस समय मुंबई के बांद्रा स्थित ताज लैंड्स एंड होटल के बाहर खड़े हैं, जहां पर इस समय एकनाथ शिंदे की शिवसेना के सभी 29 कॉरपोरेटर पहुंच चुके हैं। एक प्रेशर पॉलिटिक्स करने की कोशिश की जा रही है एकनाथ शिंदे के द्वारा, जो सोर्सेज बता रहे हैं। इस संजय राउत जैसे जो महा अल्हड़ बेवकूफ टाइप के लोग हैं, वो इस तरह के दिन में सपने देखते हैं और इस प्रकार की अफवाहें उड़ाते हैं। जो लोग कहीं ख्वाब में बैठे हैं, ख्वाब देख रहे हैं कि हमारे नगर सेवकों को तोड़ लेंगे और वो फर्जी तरीके से अपना महापौर बना लेंगे,